बच्चों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स मैटर बाय गजेंद्र सिंह। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सिग्नम फंक्शन। क्या होता है सिग्नम फंक्शन? देखिए, हमने कुछ फंक्शन ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं एनसीईआरटी के बेस पे। कुछ फंक्शन रह गए हैं, उन पे आज चर्चा करते हैं। सिग्नम फंक्शन, इसको बोलते हैं चिन्ह फलन। चिन्ह फलन ये भी एक प्रकार का वास्तविक फलन होता है। रियल फंक्शन जो हमने बताए थे ढेर सारे, आइडेंटिटी, कांस्टेंट, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, पॉलिनोमियल, रेसिप्रोकल, ढेर सारे हमने एग्जांपल लिए थे 2-3 लेक्चर पहले। उसमें से कुछ रह गए थे, उनको आज बता रहे हैं। ये भी एक प्रकार का एग्जांपल है रियल फंक्शन का। ठीक है, अब इसकी सुनिए परिभाषा क्या होती है कि ये ऐसा वास्तविक फलन है जिसके द्वारा प्रत्येक वास्तविक संख्या का इमेज या तो +1 होगा या 0 होगा या -1 होगा। ठीक है, इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं होगा। कब 1 होगा, कब 0, कब -1, उसको भी बता रहे हैं जो है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। यदि f फ्रॉम R टू R एक फलन इस प्रकार परिभाषित हो कि f(x) इक्वल टू +1 0 -1। +1 कब हो? जब x ग्रेटर देन 0 अर्थात धनात्मक। 0 कब हो? जब x इक्वल टू 0। और -1 कब हो? जब x लेस देन 0 अर्थात ऋणात्मक। कहने का मतलब ये है कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर हो तब f(x) का मान 1 हो, और अगर x की मान निगेटिव रियल नंबर हो तो उसका मान -1 हो, और अगर x की वैल्यू 0 हो तो उसका मान 0 हो। ठीक है, जैसे हम रियल लाइन में समझाए आपको, ये रियल लाइन होती है, ये 0 है, इधर सारे धनात्मक संख्या हैं, 0 के दाएं साइड और बाएं साइड सारे ऋणात्मक हैं। तो 0 से 0 पर, तो 0 पर फलन की वैल्यू तो 0 हो 0 पर, लेकिन इस धनात्मक की तरफ कुछ भी रखें हम, 1 रखें, 2 रखें, 3 कुछ भी रखें, हर बार f(x) की वैल्यू कितना मिले? +1। और इधर की कोई वैल्यू लिखें तो f(x) की वैल्यू क्या मिले? -1। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे पूछें कि f2 की वैल्यू बताइए, f2 की वैल्यू, और f क्या है? f यहाँ पे सिग्नम फंक्शन है, तो f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +1, क्योंकि यहाँ पर जो 2 है x के स्थान पे 2 लिखा है, और 2 यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन 0 है, और जब ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है? +1 होती है। f2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, f3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, f3.2 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। यानी जो भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है उसकी इमेज इस फंक्शन के द्वारा 1 मिलेगी। और अगर हम माइनस की बात करें कि f-1 की वैल्यू कितनी होगी, f-2 की वैल्यू कितनी होगी, f-3, f-2.3, यानी किसी प्रकार कोई भी रियल नंबर हो लेकिन निगेटिव हो तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? हर बार -1 मिलेगी, -1 मिलेगी। और f(0) इक्वल टू 0, 0 पर तो 0 होगा, और धनात्मक रियल नंबर पर ऑलवेज इक्वल टू 1, और ऋणात्मक रियल नंबर पर ऑलवेज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अगर ऐसे परिभाषित हो तो फलन f को सिग्नम फंक्शन यानी चिन्ह फलन कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। बात समझ में आया? हमने एग्जांपल लेके समझा दिया। अब एक बात समझिए, जैसे आपने देखा था कि मॉडुलस फंक्शन है तो मॉड x वहाँ पर बात होती थी। जैसे कोई फंक्शन f(x) इक्वल टू मॉड x के बराबर हो तो इसको हम कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। और फिर इसकी परिभाषा क्या होती है आप जानते हैं। इसी प्रकार f(x) इक्वल टू यदि ऐसे लिखा हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो इसको बोलते हैं कि f यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। उसी प्रकार जैसे मॉड x के लिए ये नोटेशन होता है
ग्रेटेस्ट इंटीजर यक्स के लिए ये नोटेशन होता है, वैसे सिग्नम एक्स का भी एक नोटेशन होता है। ठीक है, सिग्नम एक्स का नोटेशन क्या होता है? सिग्नम एक्स का नोटेशन होता है यस जी एन, ले लेते हैं ये यस, ये जी और ये एन, एस जी एन यक्स। अगर आप ऐसे लिख दें तो इसको बोलते हैं सिग्नम एक्स। जैसे मॉड एक्स होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है, वैसे इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्नम एक्स। ठीक है, तो सिग्नम एक्स की वैल्यू क्या होती है? सिग्नम एक्स, जैसे मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है? मॉड एक्स पहले बताया गया था कि यक्स होता है, जीरो होता है और माइनस एक्स होता है। यक्स तब होगा जब ग्रेटर देन जीरो होगा, जीरो तब होगा जब ये इक्वल टू जीरो हो यक्स, और माइनस एक्स कब होगा? जब ये लेस देन जीरो हो। तो जैसे वहाँ पे कंडीशन होते हैं, वैसे देखिए यहाँ पर सिग्नम एक्स की वैल्यू क्या होती है? यही जो ऊपर लिखा है, ये 1 होती है, 0 होती है और -1 होती है। -1 कब होगी? जब यक्स ग्रेटर देन 0, और 0 कब होगा? जब यक्स इक्वल टू 0, और ये कब होगा? जब यक्स लेस देन 0। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सिग्नम एक्स का क्या मतलब होता है? सिग्नम एक्स इज़ ए फंक्शन, एक फलन होता है जिसके द्वारा प्रत्येक रियल नंबर की इमेज या तो 1 होगी या 0 या -1। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर fx के स्थान fx बराबर हम सिग्मा एक्स भी लिख सकते हैं, सिग्नम एक्स भी, यानी इसके बराबर ये भी लिख सकते थे। नोटेशन है एस जी एन एक्स, यानी fx बराबर ये, फिर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिग्नम फंक्शन की डिफिनेशन। अच्छा, डिफिनेशन देख के आप इसका डोमेन बता सकते हैं। डोमेन देखिए, डोमेन का मतलब होता है यक्स की वैल्यू। तो आप देखें ना, यहाँ पर यक्स के सारे रियल मान पॉसिबल हैं। यक्स ग्रेटर देन 0 मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या, यक्स इक्वल टू 0 मतलब 0, यक्स लेस देन मतलब ऋणात्मक वास्तविक संख्या, यानी सारी वास्तविक संख्याएं। सारी वास्तविक संख्याओं में क्या क्या होता है? यही 3 तो होते हैं, 0, धनात्मक और बाएं तरफ ऋणात्मक। तो इसका मतलब डोमेन पूरा का पूरा यहाँ पे आपका आर है, सेट ऑफ रियल नंबर। आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। लेकिन इसका रेंज देखिए क्या है? रेंज का मतलब होता है वही वाई की वैल्यू, अर्थात आउटपुट। तो इसी को हम, जैसे fx बराबर ये लिखा है, तो इसी को अगर हम ऐसे लिख दें y बराबर fx, ये जो fx की वैल्यू लिखी है, इसी को हम ऐसे लिख दें y इक्वल टू fx, और fx की वैल्यू क्या लिखी है? तो लिखी है 1, 0, -1, यही लिखा है। तो y की वैल्यू क्या है? देखिए साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि y की जो वैल्यू होती है वही आपका क्या होता है? रेंज होता है। तो रेंज यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा 1, अगर क्रम से लिखें तो -1, 0 और 1, ये आपका सिग्नम फंक्शन का रेंज हो जाएगा। तो सिग्नम फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर और सिग्नम फंक्शन का रेंज -1, 0, 1, इस 3 के अलावा और कोई नंबर नहीं होता है। रेंज का मतलब होता है कि जो आउटपुट मिलता है, यक्स के स्थान पर आप कुछ भी रखिए, मिलेगा इन्हीं में से कोई एक मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है। अब बात समझिए, अब इसी डिफिनेशन को एक हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 1 और -1, 1 कब होता है? जब ग्रेटर देन 0 हो डोमेन, और जब यक्स लेस देन 0 हो तो -1 होता है। इसी को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इसी सिग्नम एक्स अर्थात fx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, fx अर्थात जो ये आपका सिग्नम एक्स है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं मॉड x बटे यक्स और 0, इसका मान या तो ये होगा या तो ये होगा। ये कब होगा? ये होगा, देखिए हमने इन दोनों कंबाइन कर दिया है, 1 और -1 को। अभी समझाते हैं हम आपको। ये तब होगा जब यक्स नॉट इक्वल टू 0 हो, और ये तब होगा जब यक्स इक्वल टू 0 हो। तो आप सिग्नम फंक्शन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरा हो गया। जो आप जानते हैं इसका मतलब वही है। हम देखिए आप समझाते हैं, ये जो लिखा है, देखिए यक्स बराबर 0 पर तो सिग्नम का मान 0 होता है। देखिए वो तो वही लिखा है, एक्स बराबर 0 पर सिग्नम का मान 0 है। तो ये कंडीशन तो देखिए हमने दिखा दिया। अब बाकी इन दोनों कंडीशन को हम दिखाएं। देखिए तो यक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी यक्स 0 के बराबर नहीं है। तो जब यक्स 0 के बराबर नहीं है तो या तो वो 0 से बड़ा होगा या तो वो 0 से छोटा होगा। दो ही कंडीशन तो पॉसिबल है अगर 0 नहीं है तो एक दफ़ा हम ले लेते हैं कि यक्स 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव नंबर है। तो जब यक्स 0 से बड़ा है, मान लीजिए कोई एग्जांपल 5 ले लीजिए, तो जब यहाँ पे आप 5 रखेंगे तो मॉड 5 बटे 5,
तो mod 5 की वैल्यू, mod के बाद कोई भी नंबर प्लस निकल के आता है बाहर, तो ये 5/5 1 आ जाएगा। यानी जब यक्स धनात्मक था तो इसकी वैल्यू देखिए 1 आ रही है। इसकी वैल्यू आप देख लीजिए, इसकी वैल्यू 1 आएगी जब यक्स ग्रेटर देन 0 हो, और जब यक्स लेस देन 0 हो तब देख लीजिए। लेस देन 0 का मतलब कोई नंबर 0 से कम ले लीजिए, 0 से बाएं तरफ, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने -2 ले लिया, तो जब यहाँ पे आप रखेंगे -2 mod -2, देख लीजिए आप कितना आएगा, ये बटे -2, तो ये जब mod के बाहर निकल के आएगा तो ये +2 हो जाएगा, और हर में -2 लिखा हुआ तो ये कट के देखिए हो जाएगा -1। यानी निगेटिव नंबर आप कुछ भी लेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। mod x बटे यक्स, अगर आप mod की परिभाषा जान रहे हैं तो mod x बटे यक्स या तो 1 होगा या तो -1 होगा। 1 तब होता है जब यक्स पॉजिटिव हो, मीन्स ग्रेटर देन 0 हो, और इसकी वैल्यू -1 तब होती है जब यक्स लेस देन 0 अर्थात निगेटिव हो। तो वही बात तो हुई, इसके स्थान पे या तो 1 मिलेगा या तो -1 मिलेगा, और कम मिलेगा कंडीशन देख लीजिए, वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा है, 1 और -1 कम मिलेगा जब यक्स ग्रेटर देन 0 हो, और -1 कब होगा, जब यक्स लेस देन 0 हो। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि आप सिग्नम फंक्शन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और इसका मतलब वही है जो आप ऑलरेडी जानते हैं, जो सामने लिखा है, इसका मतलब यही है, कंडीशन वही, यक्स ये और यक्स ये, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है। तो ये हो गया सिग्नम फंक्शन। अब हम इसके ग्राफ की बात करें। डोमेन आप समझ गए, आर रियल नंबर, और रेंज क्या होता है, -1, 0 और +1। इस 3 के अलावा और भी कुछ नंबर यहाँ पर रेंज में नहीं आता है। अब हम इसके ग्राफ की बात करें, चलिए देखते हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, ये है वाई अक्ष, ये है यक्स अक्ष, ये आपका मूल बिंदु 0 0 होता है O। अब देखिए यक्स की वैल्यू यदि आप 0 रखते हैं, फंक्शन क्या था डिफिनेशन कि यक्स की वैल्यू यदि आप 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। ये एक पॉइंट मिल गया 0 पर ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब देखिए यदि आप यक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा रखते हैं, यानी पॉजिटिव, मान लीजिए यक्स की वैल्यू आप 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, कुछ भी रखें यक्स की वैल्यू, तो y की वैल्यू अर्थात इमेज क्या मिलेगी, +1। इधर आएंगे 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3, इधर इधर बना लेते हैं। अब देखिए जब आप यक्स की वैल्यू 1 रखेंगे या 2 रखेंगे, 1 रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू 1 मिलेगी, यक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो भी 1 मिलेगी। आप देखें तो ना कि सिग्नम फंक्शन का मान 1 होता है कब, जब यक्स ग्रेटर देन 0 हो। 3 पर भी 1 मिलेगी, और 1 से कम अर्थात 0.5 लेंगे तो भी 1 मिलेगा, और जब इसको आप मिलाएंगे तो ये एक सीधी लाइन बन जाएगी इधर। और जब इधर आएंगे आप, अच्छा एक बात और समझिए, जब यक्स बराबर 0 आप रखेंगे तो ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है, ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है। आप ये मत कह दें कि यक्स बराबर 0 पर y का मान 1 है, क्योंकि यक्स बराबर 0 पर तो 0 था, ये हमने पॉइंट बनाया है, यक्स बराबर 0 पर 0 है। ये वाला पॉइंट अर्थात ये जो y का मान 1 है, ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है 1, इसके इधर से शामिल है। इसी प्रकार जब आप यक्स की वैल्यू निगेटिव रखेंगे, -1 -2, तब सिग्नम का मान कितना मिलता है, -1, अर्थात यहाँ से एक लाइन बन जाएगी, -1 की लाइन ये बन जाएगी ये। लेकिन यहाँ पर भी ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे देखिए हमने क्या बना दिया है, ये हॉलो स्फीयर है, इसके अंदर हमने इसको फिलअप नहीं किया है। आप इंटरवल में देखे होंगे, अगर ऐसे बना हुआ है, इस तरह बना हुआ है, तो इसका मतलब ये नंबर शामिल नहीं होता है। अगर इसी को हम ऐसे बना दें, इसको डार्क फिलअप कर दें, तो वो शामिल हो जाता है। किसी लाइन में अगर सिर्फ एक हॉलो सर्किल बना के छोड़ दें तो इसका मतलब ये पॉइंट शामिल नहीं है, और यहाँ पर अगर ऐसे बना के इसको अंदर फिलअप कर दें तो इसका मतलब ये पॉइंट शामिल होता है। तो यक्स बराबर 0 पे ना तो ये पॉइंट शामिल है, अर्थात y बराबर 1, और ना ही y बराबर -1। आपको पता है कि x बराबर 0 पर y का मान 0 होता है, लेकिन जैसे ही x का मान 0 से बड़ा करेंगे तुरंत 1 मिलना शुरू हो जाएगा, और जब 0 से कम लेंगे तो y बराबर -1 मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ग्राफ सिग्नम फंक्शन का। किसा ग्राफ है, f(x) =
सिग्नम फंक्शन यानी यस जी एन ऑफ एक्स, ये सिग्नम फंक्शन है। ठीक है, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 1 0 -1। अब देखिए सिग्नम फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी बताएं आपको हम। डोमेन हो गया, रेंज, डिफिनेशन, ग्राफ। अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, तो गुण बताते हैं। नंबर फर्स्ट ये है कि सिग्नम ऑफ -x इक्वल टू होता है माइनस ऑफ सिग्नम x। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि सिग्नम ऑफ x में यदि आप मॉडुलस x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये x के बराबर हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी, सिग्नम x में यदि आप x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मॉडुलस x के बराबर हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी कि यदि आप x में 2 बार सिग्नम x से मल्टीप्लाई कर दें, सिग्नम x मीन्स ए नंबर विच इज 1 -1 और 0, इसी में से कोई होगा जो है। तो हमने क्या कहा कि यदि आप x में सिग्नम x से दो बार मल्टीप्लाई कर दें तो ये x के बराबर ही हो जाता है। और पांचवी प्रॉपर्टी, यदि आप मॉड x में सिग्नम x से 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो ये मॉड x के बराबर हो जाता है। ठीक है, और छठवीं प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए ये सिग्नम x लिखा है, सिग्नम x लिखा है और इसमें आप फिर से एक बार सिग्नम लगा दीजिए, फिर से एक बार सिग्नम लगा दीजिए और फिर से आप एक बार ओवरऑल में सिग्नम लगा दीजिए और फिर से एक बार आप ओवरऑल में सिग्नम लगा दीजिए। ऐसा अगर आप करते रहें, चाहे जितनी बार लगाएं, सिग्नम अगर लगाते रहे इस तरह बार बार, तो ये किसके बराबर होगा? सिग्नम x के ही बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टी लिख दिया आपके सामने। अब देखिए इसका प्रूफ बहुत कठिन नहीं होता है भाई। सिग्नम x, तो x पर यहाँ पे 3 कंडीशन है, या तो निगेटिव या पॉजिटिव या 0। तो हम 1-2 प्रूफ बता दे रहे हैं, बाकी आप समझ जाएंगे। जैसे पहले की बात करें हम, जैसे मान लीजिए आप x ग्रेटर देन 0 ले लें। हम फर्स्ट की बात करें, यदि x ग्रेटर देन 0 हो तो जब आप LHS की वैल्यू निकालेंगे, LHS, तो यहाँ पे क्या लिखा है? सिग्नम -x लिखा है। तो जब x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा अर्थात मान लीजिए कि x के स्थान पे 5 लिखा है, तो ये अंदर कितना हो जाएगा? सिग्नम -5 हो जाएगा। अर्थात सिग्नम किस में लगा है? -5 पर। और जब -5 पर मान निकालते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी? -1 आएगी। जब सिग्नम x में आप जानते हैं, सिग्नम x लिखा है, सिग्नम x, अगर यहाँ पे आप 0 से बड़ी संख्या लिखेंगे तो +1 होगी, 0 से छोटी संख्या लिखेंगे तो -1 होगी, और अगर यहाँ पे आप 0 लिखेंगे तो इसका मान 0 होगा। तो यदि आप यहाँ पे 5 लिखते हैं, क्योंकि x की कंडीशन क्या है? x की कंडीशन है 0 से बड़ी, तो जब यहाँ पे मान लीजिए आप रखते हैं 5, तो ये बन जाएगा -5, अर्थात ये ओवरऑल 0 से कम हो गया। तो जब 0 से कम हो गया डोमेन आपका, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी? -1 मिल जाएगी। और इसी प्रकार जब आप RHS निकालेंगे, RHS, तो ये क्या है? सिग्नम माइनस बाहर है और ये सिग्नम x है, और x क्या है? देखिए 0 से बड़ा है, अर्थात ये x पॉजिटिव है। तो मान लीजिए यहाँ पे आप 5 रखें तो सिग्नम 5 की वैल्यू 1 आएगी, और ये माइनस पहले से लगा हुआ है, तो इसका मतलब देखिए LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। ऐसे ही आप इसी में केस सेकंड ले लीजिए, जब x लेस देन 0 हो, जब x लेस देन 0 हो अर्थात x निगेटिव हो, और जब x निगेटिव है और तब आप, ये केस फर्स्ट मान लीजिए हमने ले लिया, और इसी में केस सेकंड ले लें हम, जब x लेस देन 0 अर्थात निगेटिव हो, तब अगर आप LHS निकालें तो कितना हो जाएगा? सिग्नम -x। और जब x 0 से कम है अर्थात निगेटिव, मान लीजिए -5, तो जब यहाँ पे आप रखोगे -5 तो माइनस प्लस, ये +5 हो जाएगा, यानी सिग्नम 5, और सिग्नम 5 की वैल्यू हो जाएगी +1। ठीक है, और अगर आप RHS निकालेंगे, RHS हो जाएगा माइनस सिग्नम x, और x क्या है? x निगेटिव है, तो जब यहाँ पे निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे आप, तो साइन निगेटिव पर -1 होता है, तो ये माइनस यहाँ से तो -1 हो जाएगा, और ये माइनस पहले से लगा हुआ तो ये +1 हो जाएगा। तो देखिए LHS RHS आपका बराबर हो गया। तो इस तरह से आप निगेटिव, पॉजिटिव या 0 लेकर के आप सब चेक कर सकते हैं कि जो हमने ये प्रॉपर्टी लिखा है ऐसा होता है।
आपको याद करना बहुत आसान है। पहला क्या है, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में याद करते हैं ना कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, उसी रूप में देखिए ये लिखा है कि सिग्नम माइनस एक्स इक्वल टू माइनस सिग्मन एक्स। ठीक है, और ये दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, समझिए इन दोनों क्या है। ये कह रहा है कि सिग्नम यक्स में यदि आप मॉडुलस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स के बराबर हो जाएगा, और यक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉडुलस एक्स हो जाएगा। यानी यक्स और मॉडुलस एक्स के बारे में यहाँ बात हो रही है। बात समझिए, दोनों को याद करना आसान है। कैसे याद करेंगे आप, ये लिखा है सिग्नम एक्स। अब दो बातें हैं, या तो आप यहाँ पर यक्स से मल्टीप्लाई करिए या तो आप मॉड एक्स से मल्टीप्लाई करिए। यक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड एक्स हो जाएगा, मॉड एक्स से करेंगे तो यक्स हो जाएगा। यक्स और मॉड एक्स एक से करेंगे दूसरा वाला मिल जाएगा। अब रही बात प्रूफ की, तो प्रूफ वैसे ही आप कर सकते हैं। एक हम देखिए प्रूफ दिखाएं आपको, बाकी आप समझ सकते हैं। तो चलिए ओरली करते हैं। एक बार जब आप यक्स पॉजिटिव ले रहे हैं, मान लीजिए इस बराबर आपने 5 लिया, तो ये यक्स की वैल्यू तो RHS मान लीजिए आपका 5 ही है। लेकिन जब यहाँ पे आप 5 रखेंगे तो मॉड के अंदर 5 रखेंगे तो 5 ही आएगा। यहाँ पे आप 5 रखेंगे तो सिग्नम 5 ये +1 हो जाएगा, तो 5 × 1 5 बराबर हो गया। अगर आप निगेटिव रखेंगे तो यहाँ पे ये -5 हो जाएगा आपका RHS, और यहाँ जब निगेटिव रखेंगे मान लीजिए -5, तो -5 का माड कितना हो जाएगा, -5 का माड यहाँ पर हो जाएगा +5, और यहाँ पर सिग्नम -5 हो जाएगा, -1 हो जाएगा आपका, तो +5 × -1 हो जाएगा -5, ये भी -5 के बराबर है। तो चाहे आप निगेटिव नंबर रख के देख लीजिए, चाहे पॉजिटिव नंबर रख के देख लीजिए, LHS RHS दोनों बराबर हैं। इन दोनों को आप देख सकते हैं, और इन्हीं दोनों फार्मूले की मदद से देखिए 4 और 5 बना है। देखिए फार्मूला नंबर 2 में क्या है कि आप यक्स के स्थान पर, देखिए यक्स के स्थान पर इतना होता है, यक्स बराबर इतना होता है, यक्स बराबर इतना होता है। तो ये जो आप थर्ड फार्मूला देख रहे हैं, इसी यक्स, ये देखिए यक्स लिखा है ना, इसी यक्स के स्थान पर ऊपर वाली वैल्यू रख दीजिए। देखिए तो समीकरण 3 क्या है, बात समझिए। फार्मूला 3 है, यक्स इंटू सिग्नम एक्स इक्वल टू मॉड एक्स लिखा है, ये फार्मूला नंबर 3 है। और फार्मूला नंबर 3 में यक्स के स्थान पर वैल्यू फार्मूला नंबर 2 से रख दीजिए। तो यक्स के स्थान पर इतना रखिए, यक्स के स्थान पर मॉडुलस एक्स इंटू सिग्नम एक्स, ये यक्स के स्थान पर हमने इतना रख दिया, और बाकी जैसे लिखा उसको लिख दीजिए। तो आपका क्या बन गया, देख लीजिए फार्मूला नंबर ये 5वां बन गया। और इसी प्रकार अगर फार्मूला नंबर 2 में ये जो मॉडुलस एक्स है, यहाँ पर फार्मूला नंबर 3 से मॉडुलस एक्स की वैल्यू रख दीजिए। मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या है, मॉडुलस एक्स बराबर ये लिखा है, यहाँ से इसकी वैल्यू ये जो है इसको उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो आपका फार्मूला नंबर 4 प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ करना कोई कठिन बात नहीं, बस इसको याद रखिए कि सिग्नम एक्स में अगर आप यक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉडुलस एक्स के बराबर होगा, मॉडुलस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यक्स के बराबर होगा। और इन दोनों कैसे याद रखोगे, यक्स में अगर आप 2 बार सिग्नम एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो यक्स के ही बराबर मिल जाएगा, और अगर मॉडुलस एक्स में सिग्नम एक्स से 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो मॉडुलस एक्स के बराबर हो जाएगा। तो याद करने का ट्रिक बहुत आसान है। और लास्ट क्या है कि सिग्नम एक्स में आप चाहे जितनी बार सिग्नम लगाइए, सिग्नम एक्स में आप चाहे जितनी बार सिग्नम लगाइए वो सिग्नम एक्स के ही बराबर होता है। आप इसको चेक कर सकते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए यक्स के स्थान पे हम 5 रखें पॉजिटिव, तो आपका RHS तो 1 आएगा, RHS 1 आएगा, सिग्नम 5 का मान +1। और LHS में देखिए जब यहाँ पे आप 5 रखें तो सिग्नम 5 1 हो गया, और जब यहाँ पर 1 हो गया तो सिग्नम 1 पॉजिटिव नंबर है, तो सिग्नम 1 फिर से 1 हो गया, फिर ये 1 हो गया, फिर सिग्नम बाहर लगा तो सिग्नम 1 फिर 1 हो गया, फिर सिग्नम बाहर लगा तो सिग्नम 1 फिर 1 हो गया, यानी 1 1 1 ही मिलता चला जाएगा। तो देखिए उसी 1 के बराबर हो जाएगा। आप निगेटिव पर भी चेक कर सकते हैं। तो इसको याद कर लीजिए कि सिग्नम कुछ प्रॉपर्टी हमने बता दिया। ठीक है, अब देखिए इस पर कुछ सवाल देखते हैं, सिग्नम फंक्शन पे कुछ सवाल देखते हैं। तो हमने ये 2 सवाल लिया, ये fx बराबर लिखा सिग्नम x -1, जहाँ x क्या है, निगेटिव रियल नंबर है। और सेकंड क्वेश्चन लिया है fx इक्वल टू सिग्नम x² -6 + 10, जहाँ x
सेट ऑफ रियल नंबर बिलोंग करता है। यहाँ पे यक्स पूरी वास्तविक संख्या है और पहले वाले क्वेश्चन में यक्स क्या है, ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। और दोनों बार में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर डोमेन तो आपको बता ही दिया गया कि यहाँ पर यक्स को आपको क्या रखना है, कोई भी वास्तविक संख्या रखिए। तो इसमें दूसरे वाले क्वेश्चन में डोमेन तो आपका पूरा पूरा आर हो जाएगा और पहले वाले में डोमेन क्या है, ऋणात्मक वास्तविक संख्या यानी आर माइनस। आपको दोनों केस में निकालना क्या है, रेंज निकालना है, ठीक है, रेंज फाइंड आउट करना है। ज़रा देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स माइनस 1 और यक्स कंडीशन क्या है, यक्स बिलोंग्स टू निगेटिव रियल नंबर। तो आप जानते हैं कि आप सिग्नम जब किसी की निकालें, यानी सिग्नम के बाद जो भी यहाँ पे लिखा हो ये अगर पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, जीरो हो, तब आप इसकी वैल्यू बता पाते हो। सिग्नम आप समथिंग, सिग्नम के आगे जो भी लिखा हो वो यदि धनात्मक संख्या है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ये यदि ऋणात्मक संख्या है तो इसकी वैल्यू -1 होती है, ये यदि 0 है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। ये सिग्नम की परिभाषा है। तो हर बार आपको यही देखना है। देखिए सिग्नम के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, यक्स -1 लिखा है। बस आप ये डिसाइड करके बताइए कि यक्स -1 कैसा है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है कि 0 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर यक्स की कंडीशन दिया है। यक्स की कंडीशन यहाँ पर क्या दिया है, यक्स की कंडीशन ये दिया है कि यक्स ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। तो ऋणात्मक वास्तविक संख्या में क्या हो सकता है, ऋणात्मक में 0 से कम। तो जब यहाँ पे आप 0 से कम रखेंगे तो 0 से कम -1, बात समझ रहे हैं। 0 से कम का मतलब ये इधर 0 है और इधर कम होता है -1, -2, -3, -4। इसमें से आप कोई भी नंबर यहाँ पे रखेंगे 0 से कम पर तो इसकी वैल्यू ऋणात्मक मिलेगी। लेकिन जब इसके स्थान पर आप सिर्फ ऋणात्मक है तो इसकी वैल्यू ना तो कभी 0 मिलेगी और ना कभी पॉजिटिव मिलेगी। क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगी, ऋणात्मक। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ये ऑलवेज ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक होगा। बात समझ में आया। यक्स के स्थान पे आप -1 रखिए तो -1 -2 हो जाएगा, -2 रखिए तो -2 -1 -3 हो जाएगा। जब यक्स ऋणात्मक वास्तविक संख्या है तो यक्स -1 ऑलवेज ऋणात्मक होगा, ऑलवेज। आप चेक कर सकते हैं, कोई भी नंबर लेके देख सकते हैं, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह माइनस होता है। इसलिए बताएं जब ये ऋणात्मक है, जब ये तो इसलिए सिग्नम x -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये यदि ऋणात्मक है तो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि सिग्नम के आगे यदि ऋणात्मक संख्या लिखी है तो उसकी वैल्यू -1 होती है। अगर ये धनात्मक होता तो +1 होता, अगर ये 0 होता तो ये 0 होता। तो सिग्नम का मान -1 मिल रहा है, अर्थात ये fx का मान। तो fx अर्थात y की वैल्यू क्या मिली, -1। और यही तो आपका रेंज हो जाता है, जो y की वैल्यू मिलती है वही आपका रेंज हो जाता है। ये आपका रेंज हो गया। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? बस आपको यही डिसाइड करना है कि सिग्नम के आगे जो भी लिखा है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है कि 0 है। और जैसे ये डिसाइड हुआ आप तुरंत बता सकते हैं। ऐसे दे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में सिग्नम के आगे ये लिखा है x² -6x + 10। आप इसको आप डिसाइड करके बताइए कि ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है कि 0 है। देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते, हम इसको पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करें। पूर्ण वर्ग इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x -3 का होल स्क्वायर +1 इसको हम लिख सकते हैं। देखिए इसको आप तोड़ेंगे तो x² और ये -6x + 9 और +9 और +1 10 हो जाएगा। तो अब आप देखें ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। x -3 का होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग है और पूर्ण वर्ग स्क्वायर संख्या कंप्लीट वर्ग हमेशा क्या होता है, हमेशा ये धनात्मक होता है, ऑलवेज ये पॉजिटिव होता है। और ये +1 तो देखिए पॉजिटिव ही है, तो ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव मिलके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। इसका मतलब कि दिस क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव। और जब ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो सिग्नम के आगे अगर कोई पॉजिटिव नंबर लिखा है, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, तो बताइए उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू +1 होगी कि नहीं होगी। तो fx बराबर +1 हो गया। कारण क्या, क्योंकि ये धनात्मक संख्या है। और fx अर्थात y बराबर 1, अर्थात आपका रेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा।
तो हमने सिग्नम के कुछ सवाल लिए, उसमें रेंज और डोमेन आपको बताने का प्रयास किया हमने। ठीक है, डोमेन का मतलब x की वैल्यू, रेंज का मतलब y की वैल्यू, जो भी x की कंडीशन हो उस कंडीशन के हिसाब से। सिग्नम पे कोई भी सवाल बनेगा, रेंज आपका या तो +1 होगा या -1 या 0। बस आप ये डिसाइड कर लीजिए कि सिग्नम के आगे जो लिखा है वो ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है कि 0 है, बस ये करना होगा। ठीक है, अब देखिए सिग्नम फंक्शन के बाद हम एक लेते हैं अगला, एनसीईआरटी पैटर्न में दिया हुआ है लीनियर फंक्शन होता है। लीनियर फंक्शन क्या होता है उसको ज़रा देखते हैं, इस पर भी कुछ सवाल है आपकी बुक में। लीनियर फंक्शन ये रैखिक फलन, रैखिक फलन इसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन। ये भी एक प्रकार का वास्तविक फंक्शन होता है। यदि परिभाषा देखिए, यदि f फ्रॉम R टू R एक फलन इस प्रकार परिभाषित हो कि fx इक्वल टू ax प्लस b, fx इक्वल टू ax प्लस b फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन। यानी इस प्रकार यदि परिभाषित हो तो f को क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन बोलते हैं। तो f को रैखिक फलन कहते हैं। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो इसका आप फॉर्मेशन समझ सकते हैं। ax प्लस b को याद करिए, क्या होता है ये ax प्लस b, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं। ये रैखिक का मतलब क्या होता है, पावर 1। आपको याद होगा 9th क्लास पढ़े होंगे, आप 10th क्लास पढ़े होंगे। ये होता है आपका एक चर वाला एक घात का बहुपद, इसी को आप रैखिक बहुपद बोले थे। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को आप एक चर वाला द्विघात बहुपद बोले थे। ठीक है, इसी प्रकार 3 घात वाले 4 घात वाले ही पढ़े थे। तो ये ax प्लस b, इसको आप रैखिक बहुपद जानते हैं। रैखिक बहुपद का मतलब कि 2 पद हैं, एक पद x वाला हो, दूसरा कांस्टेंट वाला हो। ठीक है, आप x में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ax प्लस b ये रैखिक बहुपद था। तो यदि किसी फलन के द्वारा किसी चर का मतलब डोमेन के प्रत्येक चर का इमेज एक रैखिक बहुपद में कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं रैखिक फलन। ठीक है, अब देखिए जब इसको आप इस रूप में लिखेंगे, अर्थात y इक्वल टू ax प्लस b, ये भी आपका एक तरह से ये रैखिक फलन ही है, रैखिक फलन है। चाहे fx बराबर लिखिए चाहे y बराबर। अच्छा, यहाँ पर a और b क्या है, a और b आप जानते हैं कांस्टेंट अचर राशि हैं। जब आप बहुपद पढ़ते थे तब भी ax प्लस b में ab को कांस्टेंट बोलते थे। और ज़रा याद करिए ये y बराबर जो ax प्लस b लिखा है, a और b कांस्टेंट ही है। तो जब a और b कांस्टेंट है तो अगर हम इसके स्थान पर कुछ और लिख दें तो हो सकता है आप जल्दी से इसको पहचान जाएं। हम क्या लिखना चाहते हैं, y इक्वल टू हम a के स्थान पर m लिख दें और b के स्थान पर c लिख दें। भाई ये भी तो कोई कांस्टेंट है, m और c ये भी अचर राशि है, ये भी अचर राशि है। चाहे हम ab लिखे, चाहे cd लिखे, चाहे pq लिखे या m और c लिख दें, तो y बराबर mx प्लस c इज़ आल्सो ए लीनियर फंक्शन, इज़ आल्सो ए लीनियर फंक्शन। और इसको तो आपको पहचान जाना चाहिए। याद करिए y बराबर mx प्लस c प्रवणता रूप में एक सरल रेखा का समीकरण होता है। प्रवणता रूप, ग्रेडियंट फॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये, y बराबर mx प्लस c। तो आप समझ लीजिए कि y बराबर mx प्लस c जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे, प्रवणता रूप में सरल रेखा का समीकरण, ये आपका रैखिक फलन अर्थात लीनियर फंक्शन का एक एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल क्या मतलब, वही होता ही है। यहाँ पर चाहे ए बी लिखे, ए बी कांस्टेंट, चाहे m और c लिख दे, तो y बराबर mx प्लस c अर्थात fx बराबर mx प्लस c। हम यहाँ पे fx भी लिख सकते हैं, y का मतलब fx, तो ये आपका हो जाएगा लीनियर फंक्शन।
यहाँ पे दो कांस्टेंट हैं यम और सी। हो सकता है आपको नाम भी याद हो, नहीं तो हम बता दें आपको। अगर इस रूप में कोई इक्वेशन लिखा है लीनियर इक्वेशन, तो ये एक सरल रेखा होता है। ये क्या है? ये सरल रेखा का समीकरण होता है। सरल रेखा का समीकरण होता है किस रूप में? प्रवणता रूप में। प्रवणता रूप में ये सरल रेखा का समीकरण होता है, प्रवणता रूप में। और यहाँ पर आपको यम और सी की वैल्यू याद होनी चाहिए। यम यहाँ पर क्या होता है? यम होती सरल रेखा की प्रवणता और सी होता है सरल रेखा द्वारा y अक्ष पर कटा अंतःखंड। सरल रेखा द्वारा y अक्ष पर कटा अंतःखंड होता है। ठीक है, तो y बराबर mx प्लस सी एक सरल रेखा का समीकरण तो होता ही प्रवणता रूप में। यहाँ पर आपने देख लिया कि ये रैखिक फलन भी होता है। अब इसका ग्राफ अगर आप खींचने के लिए कहा जाए आपको तो ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको आप जान गए कि इसका ज्योमेट्रिकल क्या मतलब है, ये एक सरल रेखा होती है, तो सरल रेखा तो आप खींच ही सकते हैं। बस यम और सी की वैल्यू पता हो तो आप निकाल सकते हैं। तो आप सिंपली ग्राफ कैसे बना दीजिए इसकी, वह ये x अक्ष y अक्ष, ये मान लीजिए आपका हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका ग्राफ हो गया जो है। एक लाइन है y बराबर x क्या होती है? y बराबर x होती है मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा। हमने बताया था, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन बताया था ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अर्थात y इक्वल टू एक्स। तो ये क्या हुआ था? मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा थी। फिर हमने y इक्वल टू सी लिया था कांस्टेंट फंक्शन, तो x अक्ष के समांतर हो गया था। और ये आपका तिरछी लाइन होगी। ठीक है, चाहे ऐसे बना दीजिए या ऐसे बना दीजिए, तिरछी, ना तो x के पैरेलल हो ना तो y के पैरेलल हो। वो m और c के मान पे डिपेंड करेगा। अगर c की वैल्यू 0 हो जाएगी तब वो मूल बिंदु से चली जाएगी जो है। बाकी आप सरल रेखा में पढ़े होंगे। ठीक है, अब इसी पे हम एक सवाल आपको देते हैं जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन है NCERT की बुक में। क्या बोला है? ये z से z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर। ये जो फंक्शन है f वो z से z तक है, सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर, पूर्णांक से पूर्णांक तक। तो इसकी f(x) का मान अर्थात x की इमेज पूछा है। x की इमेज पूछा है। क्या पूछा है? x की इमेज। और ये रैखिक फलन है। और आप जान रहे हो कि जब कोई फलन रैखिक होता है तो उसकी इमेज क्या होती है? अभी हमने बताया था कि f(x) इक्वल टू ax प्लस बी लिख दें हम, या f(x) इक्वल टू mx प्लस सी लिख दें, जो आपकी इच्छा हो लिख दीजिए। ये भी आपका लीनियर है, ये भी लीनियर है, पॉलिनोमियल। तो यदि f एक रैखिक फलन है, इसलिए f(x) इक्वल टू हम मान लें कि ax प्लस बी इसका होगा। लिख देंगे यहाँ पे कि चूंकि f रैखिक फलन है, इसलिए मान लो कि f(x) बराबर इतना होगा, जहां a और b क्या है? कांस्टेंट है। a और b कांस्टेंट है। ठीक है, और f(x) बराबर ये, बस हमें a और b की वैल्यू निकालना है। अच्छा, f(x) को हम y लिख लें अर्थात y इक्वल टू ax प्लस बी। अब इस इक्वेशन में हमें a और b का मान निकालना है। अब देखिए, a और b का मान निकालने के लिए कम से कम आपको 2 समीकरण चाहिए। अब वो समीकरण कैसे बनेगा, ज़रा बात समझिएगा आप ध्यान से, नहीं तो बात गलत हो जाएगी। क्या करना है? ये जो फलन f दिया है, ये संबंध रूप में दिया है, अर्थात यहाँ पे देखिए 1 का संबंध 1 से है। ठीक है, यानी 1 की इमेज 1 की इमेज 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 की इमेज 1 के बराबर है। 2 की इमेज के मतलब जिससे उसका संबंध है, तो 2 की इमेज 3 के बराबर दिया है। 0 की इमेज -1 के बराबर है, और -1 की इमेज -3 के बराबर दिया है। 1 का संबंध 1 से, अर्थात 1 का इमेज 1 है, 2 की इमेज 3 है, 0 की -1 है, 1 की -3 इमेज। अब देखिए, आपको 4 बातें पता हैं, तो 4 में से कोई 2 ले लीजिए, 4 में से कोई 2 ले लीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं इक्वेशन, ये f(x) इक्वल टू ax प्लस बी। भाई f(x) बराबर y है, इसको आप y भी कह सकते हैं, चाहे आप बोल दिए कि y बराबर 1, y बराबर 3, लेकिन हम चलिए यही शुरुआत करते हैं, y लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो चूँकि क्या लिखेंगे, f(x) इक्वल टू ax प्लस बी। तो जब f(x) बराबर, यहाँ पे x के स्थान पर आप 1 रख दीजिए, x बराबर 1, तो f1, इसलिए f1 इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस बी।
तो F1 की वैल्यू कितनी देखे दिया है, F1 की वैल्यू 1 इक्वल टू a प्लस बी, अर्थात a प्लस बी इक्वल टू 1, समीकरण इसको फर्स्ट बोल दीजिए आप। इसी तरह F2 से आप समीकरण सेकंड बना लेंगे, चाहे F2 ले लीजिए या थर्ड वाला ज़्यादा आसान है, F0 किसी से कर सकते हैं। तो यहीं से x के स्थान पे हम 2 रख दें, तो इसलिए F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू यहाँ से a इंटू 2 प्लस बी, जहाँ जहाँ x वहाँ 2 रख दिया। और देखिए F2 की वैल्यू हमें पता है, F2 इक्वल टू 3 है, और इधर कितना हो जाएगा 2a प्लस बी, तो ये हो गया 2a प्लस बी इक्वल टू 3। ये समीकरण 2 हो गया और ये समीकरण 1 हो गया। बस इन्हीं को आप सॉल्व कर लीजिए, दोनों को आप घटा दीजिए तो a की वैल्यू मिल जाएगी। घटाना तो आपको आता है, समीकरण 2 में से 1 घटाइए तो b से b कट जाएगा, तो a बराबर आपको मिल जाएगा 2। और जब a बराबर 2 रख देंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी -1। रख के देख लीजिए। तो इस तरह से a और b की वैल्यू मिल गई, और जब a और b की वैल्यू मिल गई तो जो वो पूछ रहा था वो मिल जाएगा। वो fx का मान पूछ रहा था, और fx बराबर क्या है, इसलिए fx इक्वल टू जो आपने माना था ax प्लस बी, वहाँ पर a की वैल्यू 2 रख दीजिए, b की वैल्यू -1, तो हो जाएगा 2x - 1। तो fx इक्वल टू हो जाएगा 2x - 1। ठीक है, तो इस तरह से लीनियर फंक्शन दिया था, तो लीनियर फंक्शन बराबर होता है fx इक्वल टू ax प्लस बी। तो इसको बेस मान करके हमने a और b के लिए 2 समीकरण बना लिया। समीकरण तो हम 4 बना सकते हैं, 4 मान दिया है, तो उसमें से किसी भी 2 को ले लीजिए, आप a और b की वैल्यू पा जाएंगे 2 और -1। ठीक है, जैसे ये लीनियर फंक्शन है। अब उसी प्रकार देखिए हम और कुछ फंक्शन की बात करते हैं। अगला है वर्ग फलन, स्क्वायर फंक्शन। नाम से स्पष्ट है कि ऐसा फलन जिसके द्वारा डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट की इमेज उसके वर्ग के बराबर हो। ठीक है, वर्ग का मतलब समझ रहे हैं, स्क्वायर कर दे। तो ऐसा यदि f फ्रॉम R टू R एक फलन इस प्रकार हो कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन R, तो f आप क्या हो जाएगी, f को वर्ग फलन कहते हैं। तो f को क्या बोलते हैं, वर्ग फलन, यानी fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अर्थात इसको हम ऐसे लिखें अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, एक स्क्वायर फंक्शन है। ये स्क्वायर फंक्शन हो जाएगा। जैसे आप देखें तो x डोमेन हो गया और इसका रेंज क्या है, y, अर्थात x का स्क्वायर। जैसे यहाँ पर ये डोमेन है और ये रेंज है, तो 1 की इमेज कितनी हो जाएगी, 1 के स्क्वायर था तो 1 से, और 2 की इमेज कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर अर्थात 4 से, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 16। इसी प्रकार अगर मान लीजिए 1/2 ले रहे हैं तो 1/2 की इमेज 1/4, यानी एलिमेंट की इमेज अपने वर्ग के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं वर्ग फलन। सीधी सी बात है, वेरी सिंपल। और जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ जरा देख सकते हैं इसका ग्राफ, अगर इसका नाम समझे तो ये परवलय बनता है। ये परवलय का शेप होता है, जियोमेट्रिकल इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि ये परवलय बनता है। इसका आप ग्राफ देख सकते हैं, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पे ये समझिए कि डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन तो x के स्थान पर आप कुछ भी रखिए, ये पॉलिनोमियल है, और हमने बताया था कि पॉलिनोमियल में x के स्थान पर आप कुछ भी रख सकते हैं। तो डोमेन तो पूरा का पूरा R के बराबर है, सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन इसका रेंज क्या होगा, स्क्वायर फंक्शन का रेंज क्या होगा। आप x के स्थान पर कुछ भी रखेंगे तो y का मान कितना, x स्क्वायर के बराबर है। तो क्या x स्क्वायर कभी ऋणात्मक होगा, नहीं होगा। और जब x स्क्वायर ऋणात्मक नहीं होगा तो y भी ऋणात्मक नहीं होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये धनात्मक वास्तविक संख्या होगा। यानी धनात्मक वास्तविक संख्या में 0 शामिल कर दीजिए, ये इसका हो जाएगा रेंज। अगर इसको उस रूप में लिखें, इंटरवल रूप में लिखें, तो 0 तो शामिल है और इधर -इनफाइनाइट तक, ये आपका हो जाएगा रेंज। यानी y का मान, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये धनात्मक है ना तो उधर जाएगा, 0 से लेकर इधर, 0 से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट, ये
y कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो या तो 0 होगा या तो 0 से आगे धनात्मक वास्तविक संख्या। तो इंटरवल रूप में रेंज ऐसे हो गया, या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ये धनात्मक वास्तविक संख्या और 0 को मिला दिया, यूनियन कर दिया जो है। ठीक है, इसके हम ग्राफ की बात कर रहे थे। देखिए ग्राफ, अब अगर y ऋणात्मक नहीं है तो इसका मतलब y कभी भी x अक्ष के नीचे नहीं आएगा। x अक्ष के नीचे हमेशा y का मान ऋणात्मक होता है, तो हमेशा ऊपर रहेगा। तो ये ऐसे बनता है इसका ग्राफ, ऐसे, ये कभी भी y अक्ष को टच नहीं कर सकता जो है, ये हमेशा फैलता जाता है। आप इसको बना भी सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, आप यहाँ पे x की वैल्यू रखते जाइए और y की वैल्यू मिलती जाएगी। कैसे, एक टेबल बना लीजिए इस तरह, देखिए ऐसे बनाइए, यहाँ पे x की वैल्यू रखिए, यहाँ पे y क्या था, y इक्वल टू x स्क्वायर था। तो जब x की वैल्यू आप 1 रखेंगे y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। x बराबर अगर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 मिल जाएगी। x बराबर 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 9 मिल जाएगी। x बराबर 4 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 16 मिल जाएगी। और अगर आप इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, 0 पे 0 हो जाएगी। और अगर माइनस पे जाते हैं, -1 रखेंगे तो -1 रखिए तो y की वैल्यू +1 ही मिलेगी। और अगर इसकी वैल्यू -2 रखेंगे तो +4, -2 का स्क्वायर +4। ऐसे अगर -3 रखेंगे तो +9 हो जाएगा। ऐसे और भी आगे जा सकते हैं। तो आप जैसे x की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 0 है, देखिए 0 पे 0 y की हो गई। और अगर 1 पे गए तो 1 पे देखिए 1, मान लीजिए यहाँ पर 1 है, 1 के बराबर हो गया। हमने आपको थोड़ा ड्रा करके दिखाएं कैसे ये ग्राफ बना है, बहुत कठिन नहीं है, एकदम सिंपल सा ग्राफ है ये। देखिए ऐसे करना है आपको, ये इधर मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऊपर जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। और इधर 1 2 3 4 ऐसे इधर जा रहे हैं, इधर भी, इधर नीचे जाना ही नहीं है। x बराबर देखिए 0 पे 0 है, तो 0 पे तो 0 मिल गया। x बराबर 1 पर y का मान 1, यानी ये पॉइंट मिलेगा। 2 पे 4, x बराबर 2 तो y का मान 4, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे कहीं आ जाएगा ये पॉइंट। 3 पे 9, जब x बराबर आप 3 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 9, 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पे कहीं मिल जाएगा। तो इसको आप मिलाएंगे, देखिए ये फैल रहा है, ये ऐसे ये फैलता चला जा रहा है। इसी प्रकार माइनस तरफ आएंगे तो x बराबर अगर आप रखते हैं -1 तो देखिए y की वैल्यू +1 है, ये अर्थात ये पॉइंट मिलेगा। -2 पर 4, -2 ये है और 4 ये कहीं आएगा, तो इसको मिलाएंगे, देखिए ये ऐसे फैल जाएगा ये। तो इस तरह से ये ग्राफ बन जाता y बराबर x स्क्वायर का, इसको परवलय बोलते हैं। तो y इक्वल टू x स्क्वायर एक परवलय का ग्राफ होता है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे क्यूब, जैसे स्क्वायर फलन है, वैसे अगर हम आगे बात करें नंबर 3 या 4 जो भी हो, तो ये हो जाएगा आपका घन फलन। अगला घन फलन, इसको हम कह सकते हैं क्यूब फंक्शन। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जैसे fx इक्वल टू x स्क्वायर था, तो यहाँ पे fx इक्वल टू x क्यूब हो जाएगा। यानी f फ्रॉम r टू r एक फलन है और इसकी परिभाषा fx इक्वल टू x क्यूब, अर्थात इसको हम लिखें y इक्वल टू x क्यूब, तो इसको आप बोल देंगे घन फलन। नाम से स्पष्ट है, घन फलन का मतलब ये है कि 1 की इमेज क्या हो जाए, 1 की इमेज 1 और 2 की इमेज 8 के बराबर हो जाएगी। घन 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 के बराबर। 3 का संबंध किससे हो जाए, 27 से हो जाए। 4 का संबंध किससे हो जाए, 64 से हो जाए। यानी प्रत्येक डोमेन के एलिमेंट की इमेज अपने क्यूब के बराबर हो जाए। 1/2 की इमेज 1/8 के बराबर हो जाए, तब हम इसको बोलते हैं क्यूब फंक्शन। क्या बोलते हैं, क्यूब फंक्शन बोलते हैं। और जब इसका ग्राफ, और यहाँ पर देखिए अगर क्यूब फंक्शन के हम डोमेन और रेंज की बात करें तो देखिए डोमेन तो पूरा का पूरा r के बराबर होगा। डोमेन क्योंकि यहाँ पे x क्यूब लिखा है, तो x के स्थान पर आप कुछ भी रखिए, y का मान कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। तो डोमेन में तो कोई डाउट नहीं, पॉलिनोमियल होने के नाते ये पूरा पूरा r होगा। और रेंज यहाँ पर क्या होगा, रेंज यहाँ पर भी आपका पूरा का पूरा r होगा, क्योंकि x का मान अगर आप पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव पाओगे, 0 रखोगे तो y का मान 0 मिलेगा। अगर निगेटिव रखोगे, जैसे -1 रख दिया तो -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, -2 का क्यूब -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू धनात्मक भी मिलेगी, ऋणात्मक भी मिलेगी, 0 भी मिलेगी। भाई y इक्वल टू x स्क्वायर में तो आप धनात्मक, x का मान धनात्मक रखें तो भी इसका मान इस प्लस में आता है। ऋणात्मक रखोगे, जैसे -2 का स्क्वायर करोगे तो भी +4 आएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो भी +4 आएगा।
तो यहाँ पर तो y कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर y ऋणात्मक हो सकता है। अगर आप 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा और -2 क्यूब करोगे तो -8 आएगा, यानी उसी के संगत ऋणात्मक वाला मान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 4 का क्यूब करोगे 64 आएगा और -4 का क्यूब करोगे तो -64 आएगा। तो यहाँ पे ऋणात्मक संख्या भी पॉसिबल है। इसका मतलब रेंज अर्थात y की वैल्यू यहाँ पर पूरा का पूरा रियल नंबर है, अर्थात क्यूब फंक्शन में डोमेन और रेंज दोनों सेट ऑफ रियल नंबर होता है, सेट ऑफ रियल नंबर होता है। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाने का प्रयास करें तो जैसे हमने कहा था कि स्क्वायर वाले में x अक्ष के नीचे नहीं आना है, लेकिन यहाँ पर x अक्ष के नीचे भी आएगा। जब हम x का मान धनात्मक रखेंगे तो y धनात्मक मिलेगा, ऊपर जाएगा। और एक बात समझिए, ये जैसे ये फैल रहा है ना, तो x क्यूब भी फैलेगा, x क्यूब भी ऊपर जाके फैलेगा ऐसे, लेकिन ये y अक्ष के और करीब से जाएगा। क्यों, हम आपको समझाएं। देखिए, जब आप x बराबर 1 रख रहे थे तो स्क्वायर में, देखिए हम समझाएं कि मान लीजिए x है, ये x स्क्वायर है, ये x क्यूब है। जब आप x बराबर 1 रख रहे हो तो स्क्वायर में 1, क्यूब में 1 में तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप 2 रख रहे हो तो स्क्वायर में ये 4 मिलेगा, ये 8 मिलेगा। और जब आप 3 रख रहे हो तो स्क्वायर में ये 9 मिलेगा, ये 27 मिलेगा। तो आप इसी एग्जाम्पल में देखें, जब आप 1 पे तो 1 मिला कोई बात नहीं, और 2 पे ये मान लीजिए 2 मिला स्क्वायर में, लेकिन क्यूब में जब आएंगे तो इसी 2 पर देखिए आपको 8 मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसी 2 के सामने 8 यहाँ पर है, ये पॉइंट मिलेगा। बात समझिएगा, जब x बराबर 1 पर 1 स्क्वायर के लिए और स्क्वायर के लिए 2 पर 4, 2 पर ये 4, तो यहाँ से ग्राफ गया। लेकिन क्यूब में इसी x बराबर 2 पर ये 8 हो जा रहा है, तो 8 यहाँ पर है, तो यहीं से ये ग्राफ ऐसे मुड़ जाएगा। देखिए ऐसे, यानी और y अक्ष के करीब से जाएगा। तो जितना आप पावर बढ़ाते जाओगे, x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 4, जितना पावर बढ़ाते जाओगे ना, उतना जो कर्व है वो y अक्ष के नज़दीक से जाएगा, कभी मिलेगा नहीं। जितना आप x बढ़ाओगे y का मान बढ़ता चला जाएगा, हमेशा ये पास जाने का प्रयास करेगा और कभी मिलेगा नहीं। तो हम कहने का मतलब ये है, हम ये कह रहे हैं कि जब आप x क्यूब का ग्राफ बनाओगे तो जैसे x स्क्वायर का बनाए थे वैसे x क्यूब भी बनेगा, लेकिन ये y अक्ष के और नज़दीक से और इसके क्लोज होके जाएगा। ऐसे x स्क्वायर हो सकता है और आगे से जाता जो है तो x क्यूब यहाँ। और जब x की वैल्यू आप -1 रख रहे हो तो स्क्वायर में तो इधर बना था, लेकिन x क्यूब में यही नीचे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। बात समझिए, जब x बराबर आप 1 रखें तो y की वैल्यू 1, और जब x बराबर आप -1 रखोगे तो y की वैल्यू -1, मिटा दिया हमने, अभी लिखा था ये -1, यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा। x बराबर आप 2 रखोगे तो y की वैल्यू 8 मिलेगी, और जब -2 रखोगे तो -8 मिलेगी। क्यूब में 2 का क्यूब 8, -2 क्यूब -8, तो जितना जैसे ऊपर जाएगा उसी हिसाब से सिमेट्रिकल नीचे आएगा। तो ये आपका x क्यूब अर्थात y = x क्यूब का ग्राफ हो गया। बात समझ गए? तो y = x स्क्वायर ग्राफ ये है, y = x क्यूब ग्राफ ये है। ये ऐसे जाता है और इधर जाता है, और ये जितना ऊपर जा रहा है उसी सिमेट्रिकल में नीचे जाता है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर है, तो धनात्मक तरफ भी जाएगा, ऋणात्मक तरफ भी जाएगा। लेकिन रेंज पूरा रियल नंबर है, और यहाँ पे रेंज सिर्फ धनात्मक है, तो बस y अक्ष के ऊपर रहता है बस। ठीक है, तो आज हमने आपको सिग्नम फंक्शन, लीनियर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, क्यूब फंक्शन बता दिया जो है सबका डोमेन रेंज। ठीक है, आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा भी कुछ उत्साहवर्धन हो और हम आप लोगों को और भी मेहनत से पढ़ा सकें। ठीक है, धन्यवाद।